गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। होमवर्क कर लिया आप लोगों ने? कंप्लीट कर लिया? तो आज हम लोग पहले डिस्कस करके इसके बाद एरर मुझे पढ़ाना है ना? हम एरर स्टार्ट करेंगे। कर लिया ना एक्सरसाइज 4 लेवल 2 तक? क्या क्या बचा हुआ है? एक्सरसाइज 2 लेवल 1, लेवल 2, एक्सरसाइज 2 लेवल 2। हाँ, इसमें वैल्यू गिवन होनी चाहिए। इसमें हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम की वैल्यू गिवन होनी चाहिए। हाँ, ये मैंने इसलिए उस दिन कहा था ना, इसमें वैल्यू गिवन नहीं है, इसमें गिवन होनी चाहिए हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम का। ओके, आप कुछ मन से मान के कर सकते हो सॉल्व, बट एग्जाम में गिवन होता है वो। तो मॉडर्न 2, आज हम लोग एक इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज एरर्स एंड मेजरमेंट। नाम सुना है कभी? अच्छा चैप्टर है, टेक्निकल है। एक्सरसाइज 2 लेवल 2, एक्सरसाइज 2 लेवल 2। ओके, क्वेश्चन नंबर 1। हाँ सही है। आइसोटोप्स हैव जेड सेम बट ए डिफरेंट है। इनकरेक्ट पूछा है क्या? तो एक्चुअली ये करेक्ट पूछा होगा, समझ रहे हो? इसने सारे करेक्ट वाले तो दिए। आइसो बार्स क्या होते हैं? आइसो आइसो का क्या स्पेलिंग होता है? तो आइसो का, अच्छा ये नहीं, मेरे में तो सही है नाम, मेरे में तो नाम सेम है। तो एक मिनट देखो, आपको पता है आइसो बार्स क्या होते हैं? जिनका ए सेम हो, और जिनका ए सेम हो वो आइसो बार्स हैं। ठीक है, जेड डिफरेंट हो सकता है उनका, है ना? और दूसरा आपके पास आइसोटोप्स क्या होते हैं? जिनका जेड सेम हो, ए डिफरेंट हो सकता है। और आइसोटोन्स क्या होते हैं? जिनमें सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मतलब ए माइनस जेड। और मेरे इसमें आंसर जो दिया है वो दिया है बी, सी एंड डी। ओके, तो ऊपर याद रखना, इसमें इनकरेक्ट पूछा है, शायद करेक्ट आंसर दिया हुआ है सारे। ओके, एरर बहुत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। हाँ, उसको करेक्ट कर लो। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3, 4, हाँ 2 का डी ऑप्शन। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का डी ऑप्शन, ये आपसे क्या कह रहा है कि द रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी एंड रेडियस। इधर देखिए, स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी एंड रेडियस, इसमें क्यों डाउट आया? वेलोसिटी क्या होती है? वी नॉट जेड बाई एन, और रेडियस होता है आर नॉट एन स्क्वायर बाय जेड। तो अगर हम यहां से देखें तो ये ए जो होगा आपका, ये किसके तो प्रोपोर्शनल है? तो जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, और आर की जगह एन स्क्वायर बाय जेड। योर ए इज प्रोपोर्शनल टू जेड क्यूब बाय एन। तो क्या ये डिपेंड करेगा? तो कह रहा है कि द रेशियो ऑफ स्क्वायर एंड दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ, गलत बात है। इट इज डिपेंडिंग ऑन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्वेश्चन नंबर 3, 4, ये अपना डिस्कस हो गया था मुझे। हाँ, 6 तक हो चुका है ना? क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 9th। डाउट है? सिंपल है 9th। क्वेश्चन नंबर 10, 11, वेरी गुड। ये सब थ्योरी है। आपको मैंने एक बात बोला, मॉडर्न में कुछ डायरेक्ट नहीं हटा सकते आप, कॉपी पढ़ लेना अच्छी तरह।
एग्जाम में जाने के एक दिन पहले मॉडर्न की कॉपी जरूर पढ़ लेना, क्योंकि उसमें फैक्ट बेस्ड चीजें होती है। अब ये सारे फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 12 बताना है। देखिए एंडो एर्जिक जो लिखा हुआ है, मतलब ये क्या बोलना चाह रहा है, एनर्जी देनी पड़ेगी। एक्सो मतलब बाहर निकलेगी और एंडो मतलब देना पड़ेगा। तो हम हमें कब देना होता है बताइए? जब क्यू वैल्यू पॉजिटिव हो तो एनर्जी रिलीज होती है, और जब क्यू वैल्यू नेगेटिव हो तो एनर्जी देनी होती है। तो कह रहा है इन एन एंडोएर्जिक न्यूक्लियर रिएक्शन एन इनकमिंग पार्टिकल कोलाइड विद अ स्टेशनरी न्यूक्लियस। तो आपका न्यूक्लियस तो कैसे है, स्टेशनरी है, और एक आने वाला पार्टिकल। तो एक बात बताइए, कह रहा था काइनेटिक एनर्जी ऑफ इनकमिंग पार्टिकल इज ग्रेटर देन द क्यू वैल्यू इन द ग्राउंड फ्रेम। एक बात बताइए, आने वाले की काइनेटिक एनर्जी है ना। तो एक बात बताओ, कितने लोगों को एटॉमिक कोलिजन याद है? क्या एटॉमिक कोलिजन में एक मैक्सिमम एनर्जी का लॉस होता है? वो जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लॉस है उसी से चेक करना होता है। तो आपको पता है कि जब ये दोनों कोलाइड करेंगे तो इस सिस्टम में एक मैक्सिमम एनर्जी का लॉस हो सकता है, और वो लॉस आपके क्यू वैल्यू के बराबर, अगर वो लॉस अगर क्यू वैल्यू के बराबर हो तब तो क्या होगा, रिएक्शन हो जाएगी, क्योंकि क्यू वैल्यू एंडो एनर्जिक बोल रहा है, यानी आपको एनर्जी देनी है। एंडो मतलब देनी है, एक्सो मतलब निकलेगा। तो जब आप उसको दे रहे हैं तो आपको कोई एनर्जी चाहिए, तो वो काइनेटिक एनर्जी से ही लेगा वो। और लेकिन मुझे पता है कि इसका कुछ मैक्स लॉस होता है। तो मान लीजिए इसका मास m है, इसका मास mn है, तो क्या आपको ये पता है व्हाट इज योर के मैक्स लॉस? हाफ म्यू वी रिलेटिव स्क्वायर। हाफ म्यू कितना, m इंटू कैपिटल M अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू वी स्क्वायर। तो मेरे पास हाफ m वी स्क्वायर इसका k है, तो मैंने इसको लिखा कैपिटल M अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू k। अब क्या आपको लगता है दिस इज द मैक्स लॉस, और इतना ही मैक्सिमम लॉस हो सकता है, और इस लॉस से आपका मास बनना चाहिए। तो मास कितना बनता है, मास डिफेक्ट की एनर्जी क्यू वैल्यू के बराबर है। तो ये क्वांटिटी ग्रेटर देन इक्वल टू क्यू होनी चाहिए, यस और नो। तो यहां पर जरा पढ़ो, हालांकि इतना पेन चलाने की जरूरत नहीं थी। ये क्या कह रहा है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इनकमिंग पार्टिकल अगर क्यू से ज्यादा है, क्यू से ज्यादा है, तो देखो क्यू से ज्यादा आ रहा है क्या, के इज ग्रेटर देन इक्वल टू स्मॉल m प्लस कैपिटल M अपॉन कैपिटल M इंटू क्यू। तो वो वैल्यू क्यू से ज्यादा है, कितनी ज्यादा है आप एग्जैक्ट निकाल सकते हैं। बी ऑप्शन कह रहा था काइनेटिक एनर्जी ऑफ इनकमिंग पार्टिकल इज इक्वल टू क्यू रिएक्शन इन द सेंटर ऑफ मास फ्रेम। इधर देखो दो लैंग्वेज है, ग्राउंड फ्रेम में और सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में। याद रखना ग्राउंड फ्रेम में के है, लेकिन सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में जो हम काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे इसकी, है ना। तो इस सिस्टम की जो काइनेटिक एनर्जी है किस फ्रेम में, सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में, वही लॉस हो सकती है, एंड दैट मस्ट बी ग्रेटर देन द क्यू वैल्यू। ओके, याद रखना सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में सिर्फ एक की ही नहीं, दोनों की बात होगी, क्योंकि सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में एक नहीं दोनों चल रहे होंगे। बात समझ गए क्या? तो सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी होगी। नेक्स्ट सी ऑप्शन क्या कह रहा था, लीनियर मोमेंटम ऑफ न्यूक्लियर सिस्टम इज कंजर्व। देखो ये तो होता ही है, जब हम टकराते हैं तो सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व करना है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करना है, एनर्जी मास रिलेशन यूज करना है। ओके, एंड द लास्ट द एनर्जी इज रिलीज इन द प्रोसेस। ये तो गलत बात है। ओके, एक्सरसाइज 4 लेवल 1। एक्सरसाइज 4 लेवल 1। एक बार मैं ऑनलाइन में देख लू, कोई डाउट तो नहीं। देखिए किसी ने पूछा है सर नाइन्थ का सी ऑप्शन। देखिए अगर नाइन्थ का ए ऑप्शन करेक्ट है तो सी तो अपने आप गलत हो जाएगा। इसने क्या बोला कि नाइट्रोजन 314, यार बात नहीं है ना, नाइट्रोजन
ये किस में कन्वर्ट होना चाहिए? एब्जॉर्ब्स अ न्यूट्रॉन, ओके, एंड कैन ट्रांसफॉर्म इनटू लिथियम। लिथियम कितना? 37 है ना। तो इसके अलावा और क्या क्या निकलेगा? तो आप यहां पर क्या कंजर्व कर लो? न्यूक्लियॉन कंजर्व करो। तो कितने प्रोटॉन की कमी है? 4 प्रोटॉन की कमी है, तो 4 प्रोटॉन निकाल दो आप यहां से। और यहां पर कितने हैं देखिए टोटल डिक्रीमेंट? 7 का डिक्रीमेंट है, तो 7 प्लस 8 न्यूट्रॉन्स हैं आपके पास, है ना। तो 7 में से, अरे बात बंद कर दो पहले। 7 में से 4 तो प्रोटॉन कम करने हैं आपको, तो 4 प्रोटॉन निकल गए, और रिमेनिंग जो भी निकले हैं वो सब न्यूट्रॉन्स हैं। यस और नो? तो कोई कह रहे कि सर इसमें बीटा पॉजिटिव तो इलेक्ट्रॉन के बराबर तो उसका मास है, और प्लस ई चार्ज है, तो सिर्फ बीटा पॉजिटिव से तो काम नहीं चलेगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज 4 लेवल 1, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 में वैसे डाउट आया होगा। देखो इसमें सबसे पहली चीज क्या समझनी है मैं बताता हूं। एक तो ये समझना है कि जो क्यू वैल्यू थी आपकी, मैंने आपको बताया था कि बीटा माइनस और एंटी न्यूट्रिनो, या बीटा प्लस और न्यूट्रिनो, उन दोनों का सम क्यू वैल्यू के बराबर होता है। और दूसरा ये बताया था कि बीटा माइनस कोई भी एनर्जी लेके जा सकता है। तो पहला, मैं यहां से पहले रॉन्ग ऑप्शंस ढूंढ रहा हूं। तो पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तो सबसे पहले डी। डी क्यों गलत है? डी क्यों गलत है? क्योंकि वो कह रहा है कि यहां से यहां तक की ही एनर्जी है, ये नहीं है। जबकि मैंने आपको बताया था जीरो से लेके क्यू तक कुछ भी हो सकता है। तो आपका पहले मैंने डी ऑप्शन गलत कर दिया। अच्छा, इसके बाद आपके पास यहां पर एक नोटिस करिए, बी ऑप्शन क्यों गलत है? नहीं, इनिशियल तो नहीं दिया, लेकिन वो ऐसे आ रहा है। तो वो ये कह रहा है कि जैसे जैसे एनर्जी बढ़ रही है, नंबर घट रहे हैं, और कम एनर्जी के नंबर बहुत ज्यादा है। जबकि पता है एक्चुअल में क्या होता है? मॉडरेट एनर्जी के नंबर ज्यादा होते हैं, ना बहुत ज्यादा कम और ना बहुत ज्यादा। तो बहुत ज्यादा भी इसने जीरो कर दिया, जबकि इसकी वैल्यू तो कुछ ना कुछ हो सकती है। हालांकि जीरो नहीं बोल रहा है, वो कह रहा है नंबर बहुत कम आएंगे। तो ये भी पॉसिबल नहीं है। इसको कैसे पता चला? ऐसा कोई पैटर्न होता तो मैंने आपको पढ़ाया होता। यस और नो? अब जो दो पैटर्न आपके सामने लिखे हुए हैं, एक तो ये ए ऑप्शन, इधर देखो, ऐसे लेके और ये इधर, और बी ऑप्शन में क्या है? बी, बी कुछ ऐसे है, ऐसे। तो पहले बताओ, ये ई नॉट जो है वो क्यू वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसका मतलब क्या समझते हो? ये पता है क्या कह रहा है? ये कहना चाह रहा है कि कम एनर्जी के बीटा माइनस तो बहुत कम है, लेकिन ज्यादा एनर्जी वाले ज्यादा है। जबकि ऐसा नहीं होता है। जो ज्यादा नंबर्स पता है किसके होते हैं? वो मॉडरेट वैल्यू के। उतना ही कौन ले जाता है? बीटा माइनस, और उतना ही आपका एंटी न्यूट्रिनो ले जाएगा। बात समझ गए? तो ये मोस्ट अप्रोप्रिएट है, क्योंकि मॉडरेट एनर्जी के नंबर्स आपको, ज्यादा नंबर वाले भी कम हो गए और कम नंबर वाले भी कम है, मॉडरेट ज्यादा है। ठीक है। तो एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आया था ना, तो ये पूरा ऐसे पता चल रहा है कि जैसे ई नॉट के आसपास के नंबर ही हैं सारे, ये नंबर बहुत कम है। जबकि हमें पता है कि मॉडरेट एनर्जी ज्यादा होगी, मतलब पूरे के पूरे क्यू वैल्यू के बराबर का बीटा माइनस मिलने के भी चांस कम होंगे, और पूरा के पूरा क्यू वैल्यू के बराबर एंटी न्यूट्रिनो के मिलने के भी चांसेस कम होंगे। समझ में आई बात? लेकिन अगर हमसे कोई प्रैक्टिकली पूछे तो हम कहेंगे कि हर वैल्यू के निकलते हैं, लेकिन जो वैल्यू निकलते हैं उनमें मॉडरेट एनर्जी की शेयरिंग ज्यादा होती है। इसलिए ये वाला मोस्ट करेक्ट ऑप्शन, हम करेक्ट नहीं बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? मोस्ट करेक्ट ऑप्शन इन चारों में से। एग्जैक्ट हमारे पास कोई फंडामेंटल नहीं है, प्रैक्टिकल लैब में पता चलता है। तो मोस्ट करेक्ट आंसर ये है। ए और सी में से वो देखो ना, इधर ई की तरफ ज्यादा हाइट है,
और इधर लेफ्ट साइड में थोड़ी हाइट ज्यादा है। नहीं एकदम लेफ्ट नहीं है, आप दोनों डायग्राम को ढंग से रख के देखें, एकदम लेफ्ट नहीं है, थोड़ा सा आप उसको एनालाइज करें ढंग से। देखो ये वाला ऐसे, मैंने क्या बोला, एग्जाम में जब आया था तो बहुत ढंग से पता चल रहा था कि ये वैल्यू बहुत ज्यादा है, बात समझ रहे हो। और यहां पर ये ऐसे ऐसे और ऐसे है, तो यहां पर कुछ मॉडरेट की फीलिंग आ रही है, कुछ कम एनर्जी के, तो कम एनर्जी की तरफ थोड़ा पीक ज्यादा बन रहा है, लेकिन ये तो कह रहा है ई नॉट की तरफ पीक ज्यादा बनना चाहिए, आपका ए ऑप्शन। मैंने तो फिर भी ढंग से बनाया है, ये ग्राफ ऐसे था, ऐसे करके था, समझ रहे हो। तो एकदम से ई नॉट के आसपास उसने क्या कर दिया था, पीक अचीव करा दिया था, तो बहुत ज्यादा एनर्जी के मिलने के चांस कम है। और जो मेरा जिस ऑप्शन को मैं सही कर रहा हूं वो लगभग कुछ इस तरीके का था, इस तरीके का। वो एक्चुअली जो बनाने में थोड़ा सा एरर है हल्का फुल्का, तो ये मॉडरेट वाले नंबर्स में ज्यादा होते हैं, ठीक है। ये वाला ग्राफ बिल्कुल ऐसे था, उठ के और ई नॉट के पास एकदम से गिर जाता है, ठीक है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि हम मोस्ट करेक्ट ढूंढ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10। 10 में उल्टा लिखा हुआ है, लेकिन अब हम क्या करें, एग्जाम में ऐसे ही आया है तो हम क्या करें। देख रहे हो बाइंडिंग एनर्जी में उल्टा लिखा हुआ है, लेकिन ऑप्शन इनमें से जो करेक्ट था वो हमें लगाना ही होता है, वरना होना चाहिए 8 MP प्लस 9 Mn माइनस ऑफ MO इंटू सी स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 11, 11th बताना है। अच्छा कुछ आंसर में गड़बड़ी तो नहीं है, इसका आंसर आपके बुक में क्या दिया है, चलिए देख लेते। कह रहा है द हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट एक्स सेम एज द मीन लाइफ ऑफ दिस। इधर देखो, ये एक्स और ये इसकी 1 मिनट, वाई का मीन लाइफ इक्वल टू हाफ लाइफ, तो बोल रहा है द हाफ लाइफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू द मीन लाइफ ऑफ अनदर रेडियो एक्टिव एलिमेंट वाई। तो मुझे बताइए, इसका तो हाफ लाइफ हुआ और इसका मीन लाइफ, इसकी हाफ लाइफ क्या लिखते हैं, ln2 अपॉन लैम्डा ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन लैम्डा ऑफ वाई। तो क्या पता चला है, लैम्डा वाई इक्वल्स टू लैम्डा एक्स बाय ln2। अच्छा ln2 होता है 0.693, तो क्या ये लेस देन 1 है, तो लैम्डा वाई इज ग्रेटर देन लैम्डा एक्स। ये कंपेयर हुआ। अब आगे क्या बोल रहा है कि इनिशियली दे हैव द सेम नंबर, तो कौन ज्यादा फास्ट जाएगा, तो एन एन बराबर है। तो आपको पता है डीके रेट किसके बराबर होता है, द डीके रेट dn बाई dt इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एन। लैम्डा किसका ज्यादा है, y का ज्यादा है और x का कम है, तो y ज्यादा फास्टर रेट से डीके करेगा। नहीं लेकिन 50-60 होता है, वो बात सही है, लेकिन ये सेम एलिमेंट है कि दो अलग एलिमेंट है, दो अलग एलिमेंट है। सेम एलिमेंट होता तो कंपेयर करो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दो अलग एलिमेंट्स के, एक के हाफ लाइफ को दूसरे के मीन लाइफ से कंपेयर करें, लेकिन ना कि अपने हाफ लाइफ को अपनी मीन लाइफ से कंपेयर नहीं कर रहे हैं हम, इसलिए वो उस फंडामेंटल को मत लगाओ, ऐसे करो, इसका हाफ लाइफ उसका मीन लाइफ बराबर है, लैम्डा में रिलेशन आ जाएगा। नहीं उससे बन तो इसलिए गया क्योंकि आंसर मैच कर गया, लेकिन आप अपने ही मीन लाइफ को अपने ही हाफ लाइफ से थोड़ी कंपेयर कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12, 13। हाँ मतलब ऐसा क्वेश्चन बहुत आता है, ध्यान रखना, रिएक्शन होगी कि नहीं होगी। ऑल द प्रोडक्ट्स मस्ट बी मोर स्टेबल एज कंपेयर टू ऑल द रिएक्टेंट्स, और न्यूक्लियन कंजर्वेशन भी होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16 बताना है। 14 भी बताएं, क्यों कुछ गड़बड़ है क्या, एक मिनट मैं आंसर निकाल देता हूं क्या आता है। 14th में क्या है आपका एलिमेंट, एक्स जेड ए, इसमें से क्या क्या गया,
3 अल्फा पार्टिकल एंड 2 पॉजिट्रॉन जा रहा है। पॉजिट्रॉन मतलब बीटा प्लस। तो पहले 3 अल्फा निकालो, इसमें से 3 अल्फा निकालेंगे तो x कुछ y बन जाएगा। 3 अल्फा निकलेंगे, अल्फा होता है 2He4, तो 3 2 6, z माइनस 6 और 3 4 12, a माइनस 12, तो ये y बना। तो y आपके पास बना z माइनस 6, a माइनस 12। अब इसमें से क्या निकाले हम, 2 पॉजिट्रॉन, तो 2 बीटा प्लस। पहले याद करो बीटा प्लस कब बनता है, जब प्रोटॉन टूटकर क्या बनाता है, प्रोटॉन टूटता है और एक न्यूट्रॉन बनाता है और एक बीटा प्लस। तो प्रोटॉन घटाएं कि बढ़ाएं, प्रोटॉन कम कर दें, प्रोटॉन निकलेगा, प्रोटॉन डिके करेगा तभी बीटा प्लस मिलेगा। तो प्रोटॉन कितने कम कर दूं, 2। तो ये जेड के अलावा कुछ और एलिमेंट नाम रख लो, ए नाम रख लो। कितना, जेड माइनस 6 माइनस 2, ए माइनस 12, यही ना। क्या लिखा हुआ है इन्होंने, ए माइनस जेड माइनस 1। पूछा उसने क्या है, द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन रेशियो। तो न्यूट्रॉन कितने हैं, एक मिनट, ये कितना है, जेड माइनस 8, तो इसमें से इसको माइनस कर देता हूं, ए माइनस 12 माइनस ऑफ जेड माइनस 8 अपॉन प्रोटॉन जेड माइनस 8। दिस वैल्यू इज ए माइनस जेड माइनस 4। सही तो है, बी आंसर है, मेरी बुक में बी है, मेरी शीट में बी है ना। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 16। 15 एंड दोनों बता देते हैं, सिंपल क्वेश्चन है। वो कोई बात नहीं, क्वेश्चन आपसे क्या करा है, एक m प्लस डेल्टा m, इधर देखो पहले, m प्लस डेल्टा m किस पर था, ये रेस्ट, इट इज स्प्लिट्स इनटू m/2 m/2। अब देखो इंटरेस्टिंग कि इस क्वेश्चन को देखते ही कैसे पता चलेगा कि ये आपका रेडियो एक्टिविटी का क्वेश्चन है, क्योंकि आपको पता है मतलब न्यूक्लियर फिजिक्स का मास गायब हो गया। देखो मास गायब हो गया तो मास डिफेक्ट से कुछ एनर्जी आएगी। तो मुझे बताइए अगर ये दोनों बराबर मास हैं तो इनिशियली मोमेंटम 0 है, तो फाइनल मोमेंटम 0 होने के लिए इन दोनों को सेम स्पीड से चलना होगा। ओके, तो मोमेंटम कंजर्व हो गया। अब एनर्जी लिखनी है, तो आपको पता है मैंने बताया था क्यू वैल्यू कहां जाती है, जब तक एनर्जी कोई एस्केप ना करे। तो योर क्यू वैल्यू इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, यही है ना। तो योर क्यू वैल्यू इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस काइनेटिक एनर्जी ऑफ क्यू वैल्यू कितना, व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। चलो इसका इसका सेम है क्या, दोनों को के लिख दो, माइनस रिएक्टेंट रेस्ट पे है। तो व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी, डेल्टा m c स्क्वायर बाय 2, और ये हाफ m b स्क्वायर। देन व्हाट इज द स्पीड, 2 से 2 कैंसिल, अंडर रूट 2 डेल्टा m c स्क्वायर बाय m। आया क्या आंसर। याद रखना जब तक क्वेश्चन नहीं कहे तब तक अपनी तरफ से क्यू वैल्यू को इधर उधर नहीं करना है। क्यू वैल्यू इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। अब इसी क्वेश्चन में मैं बोल दूं कि सम एनर्जी हैज बीन एस्केप्ड, तो आप यहां पर डेल्टा m c स्क्वायर में से उस एनर्जी एस्केप को माइनस करके फिर दैट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। ओके, ये 15 और 16 भी है क्या, 15 हो गया। 15 क्यों जरूरी है E2 ज्यादा हो, भाई E2 इनका है, E1 इनका है, एनर्जी रिलीज हो रही है, तो प्रोडक्ट्स मस्ट बी मोर स्टेबल एज कंपेयर टू रिएक्टेंट।
क्वेश्चन नंबर 17 डाउट है, सिंपल है, बताना। देखिए 17 देखिए, 17 क्या कह रहा है? ये कह रहा है हाफ लाइफ ऑफ ए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज 20 मिनट्स। हाफ लाइफ कितना? ओके। और दूसरा कह रहा था अप्रोक्सीमेट टाइम इंटरवल बिटवीन द टाइम T2 when 2/3 of it had decayed and time T1 when 1/3 of it had decayed is। तो क्या आपको ये नहीं लगता कि ये जो डिकेड है, पहले 1/3 डिके हो गया था, फिर 2/3 डिके हो गया, तो क्या आपको ये नहीं लगता कि 1/3 डिके होने के बाद कितना बचा रहा होगा? 1 मिनट। अगर एन नॉट था तो पहले 1/3 अगर डिके कर जाता है तो बचता कितना है? 2/3 बचता है। और यहां से 2/3 डिके होने का मतलब 1/3 बचा है, तो यहां से यहां तक आधा डिके हो गया क्या? आधा डिके कितने टाइम में होता है? टी हाफ में। तो दैट आंसर वुड बी हाफ लाइफ। पेन चलाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और वैसे भी कर सकते हो, इक्वेशन से भी, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 18, 19 डाउट है क्या? आंसर नहीं आ रहा तो मैं एक बार लिख देता हूं क्या है 19th में। 19th देखिए भैया, कैमरा थोड़ा इधर कर लीजिएगा। 19th क्या कह रहा है? एज्यूम दैट अ न्यूट्रॉन ब्रेक्स इनटू अ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। एक न्यूट्रॉन किस में ब्रेक होता है? एक प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। प्लस कौन निकलेगा? एंटी न्यूट्रिनो। ठीक है, आपको मैंने ये एक दिन बताया था, आप लोग यहाँ नहीं थे जब, कि ये रिएक्शन अकेले भी हो जाती है, लेकिन प्रोटॉन वाली रिएक्शन नहीं हो पाती है क्योंकि वो मास डिफेक्ट में मास बढ़ रहा होता है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग दिस प्रोसेस इज। तो आपको न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सभी का मास दिया है, तो मुझे बताइए ये मासेस तो किलोग्राम में है, देन व्हाट इज द क्यू वैल्यू ऑफ द रिएक्शन? मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ प्रोटॉन। एंटी न्यूट्रिनो जब तक नहीं कहा जाए जीरो, मासलेस है। हालांकि मास बहुत कम होता है। अभी एक आप देखोगे लेवल 2 में क्वेश्चन आएगा, उसमें यूज करेंगे। हाँ 3। तो देखो एम न्यूट्रॉन कितना है? 1.675। एक मिनट, इंटू 10 पावर -27 और माइनस 1.6725 इंटू 10 पावर एंड माइनस ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9 पॉइंट। 1 मिनट कैलकुलेशन करना है। अच्छा, जब ये आ जाएगा तो ये मास किस यूनिट में है? केजी में है। तो फिर मुझे करना पड़ेगा 3 इंटू 10⁸ का होल स्क्वायर। ये आंसर किस में आएगा? जूल में, है ना। फिर अब मुझे इसको किस में कन्वर्ट करना है? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपको पता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल। तो जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड कर दें। तो देखिए इसको डिवाइड कर दो, 1.6 इंटू 10⁻⁹। तो अब ये जूल की बजाय इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसमें से 10⁻6 अलग कर लेना और देखना आंसर मैच करता है क्या, क्योंकि अब इतनी कैलकुलेशन तो करके देखना पड़ेगा। ये है आंसर जो भी हो। ओके, किसी ने कहा था आंसर नहीं आ रहा, आ जाएगा। अब एक बार करके देखना कैलकुलेटर से, नहीं आए तो यही आंसर है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ओके, और आप चाहो तो पहले इनका मास एएमयू में कन्वर्ट कर लो, तो वो कैलकुलेशन बहुत टिपिकल है। तो इसलिए मैंने डायरेक्ट किस में निकाल लिया, पहले जूल में, तो इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदल दिया, इसमें से 10⁻6 अलग निकाल लेना, तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 20। ये क्वेश्चन तो आपका एसएचएम का है, बताऊं क्या? एसएचएम पढ़ा है आप लोगों ने?
डैम्ड एसएचएम पढ़ा है, डैम्ड ऑसिलेशन। तो उसमें बस एक लाइन जाननी है आपको, फिर मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूं। ये क्वेश्चन आपका एसएचएम का है। एक मिनट इधर देखो, किसी को समझना है तो ये बात, जैसे एसएचएम में क्या होता है कि, सुन लो मैं इसको समझा देता हूं कैसे आया ये। हालांकि मैथमेटिकल कैलकुलेशन अभी आपके सिलेबस में नहीं है, वो इंजीनियरिंग के बाद आता है, क्योंकि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव बनता है यहाँ पे। तो कंडीशन क्या है, एसएचएम में क्या होता है, एफ बराबर माइनस के एक्स होता है। लेकिन अगर हम बात करें ना डैम्ड ऑसिलेशन, इसमें क्या होता है, एक आपके पास क्या कहते हैं, एक विस्कस फोर्स या कोई रेजिस्टेंस फोर्स भी लगता है। तो जैसे आपका पार्टिकल मीन पोजीशन से किसी एक्स डिस्टेंस पर है, तो उस पर के एक्स तो लग ही रहा है, लेकिन अगर इसकी कुछ वेलोसिटी हो तो इसके ऊपर पीछे की तरफ एक रेजिस्टेंस फोर्स लगता है, समथिंग बी इंटू वी। एक मिनट मैं इसको कैपिटल बी लिख देता हूं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, बी इंटू वी पीछे की ओर लगता है। बी है आपका डैम्पिंग कांस्टेंट, बी क्या है, डैम्पिंग कांस्टेंट। तो अब पता है इक्वेशन क्या लिखी जाएगी, एफ इक्वल्स टू माइनस के एक्स माइनस बी इंटू वी। तो यहां से आपका एफ क्या होता है, एम इंटू डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, एम इंटू ए, इसको इधर ले आओ, प्लस बी इंटू प्लस के एक्स इक्वल टू 0। अब ध्यान से सुनना, ये इक्वेशन का जो रिजल्ट है ना आपके सिलेबस में नहीं है। इंजीनियरिंग में जब आप लोग जाओगे तब आप लोग फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में, फर्स्ट ईयर में पढ़ने को मिलेगा कि इसको कैसे इंटीग्रेट किया जाता है। आपने ये वाला इंटीग्रेशन किया हुआ इधर देखो, बिना इसके, वो भी एसएचएम की हेल्प से। आपने डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा, आपका सारा फर्स्ट ऑर्डर था, सेकंड ऑर्डर कहीं भी नहीं आया। तो पता है इसका डायरेक्ट रिजल्ट क्या होता है, समथिंग ए इक्वल्स टू ए नॉट ई पावर माइनस बी टी बाई 2m, 1 मिनट रुक जाओ, इनटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 5। समझ में आ रहा है? अब ये आपको ज्यादा, मतलब ये इंटीग्रेशन आपके सिलेबस में नहीं है। तो पता है ये क्वेश्चन रेडियो एक्टिविटी में कैसे उठ के आ गया, क्योंकि बेचारा जो इसका एम्पलीट्यूड है ना, वो रेडियो एक्टिविटी जैसा एक्सप्रेशन रखता है। समझ में आई बात? जैसे एलसीआर डैम्ड ऑसिलेशन देखा है, एलसी ऑसिलेशन होता है हमारा, वैसे एलसीआर डैम्ड ऑसिलेशन होता है। तो यहां पर एल और सी और आर ये सब आ जाते हैं। तो इस इक्वेशन में जो एम्पलीट्यूड है ना, दैट इज योर हाउ मच, ए नॉट ई पावर माइनस बी टी बाई 2m। अब देखो क्वेश्चन खत्म यहीं पे। क्वेश्चन पढ़ो, इफ द सिंपल पेंडुलम हैज अ सिग्निफिकेंट एम्पलीट्यूड, ओके, or the period is 0 to this and this, when the spherical bob of pendulum suffers a retardation, ध्यान से पढ़ना, suffers a retardation due to viscous drag proportional to the velocity with b as a constant proportionality। अच्छा एक बात बताइए, क्या ये इसी की बात कर रहा है? लेकिन उसने फोर्स की बात नहीं की, देखो उसने बी बोला है रिटार्डेशन को, हाँ या ना? तो रिटार्डेशन v के प्रोपोर्शनल है। तो अगर मैं इसके रिटार्डेशन को लिखना चाहूं तो वो क्या होगा, b बाई एम इंटू वी। भाई कोई विस्कस फोर्स है, उसका रिटार्डेशन शब्द यूज किया जा रहा है। तो अगर मुझे इसके करस्पॉन्डिंग रिटार्डेशन वैल्यू निकालनी हो तो इसमें m से डिवाइड कर दूंगा। तो उसने इस चीज का नाम क्या रखा, b। समझ गए? तो ये मेरा कैपिटल B तो फोर्स का कांस्टेंट है, और कैपिटल B अपॉन स्मॉल m उसको ये क्वेश्चन स्मॉल b कह रहा है। समझ गए? तो एक बार बताओ इस इक्वेशन में क्या चेंजेस करूं, माइनस टी अपॉन बी टी बाई 2m, 2b हो जाएगा क्या, उल्टा b बाई 2, 1 मिनट, b बाई 2, 1 मिनट, b बाई 2 हो गया, इसको स्मॉल b लिख दिया इंटू टी। अब क्वेश्चन पढ़ लो क्या कह रहा है। तो वो कह रहा है व्हाट इज द एवरेज लाइफ ऑफ द पेंडुलम। कितने लोगों को दिखता है कि ये लैम्डा जैसा है? तो ये लैम्डा जैसा है, तो इसका रेसिप्रोकल मीन लाइफ हो जाएगा, है ना? हालांकि यहाँ कोई लाइफ नहीं है, यहाँ पर क्या होता है, जैसे आपका
वहां क्या होता है, हर बार एक हाफ लाइफ के बाद आधा आधा बचता है। तो वैसे इसका एम्पलीट्यूड पहले ए होता है, एक हाफ लाइफ के बाद आधा हो जाता है, तो उसके अगली हाफ लाइफ के बाद और आधा हो जाता है, और आधा हो जाता है, तो ऐसे धीरे धीरे कम होते रहता है। तो बताइए इसका डीके कांस्टेंट λ/2 की तरह है। तो अगर इसके आधा होने की बात किया जाए या मीन लाइफ की बात किया जाए तो डीके कांस्टेंट का उल्टा, तो ये डीके कांस्टेंट जैसा है, तो योर आंसर इज 2/p। ओके, अच्छा स्टूडेंट्स, इसमें ना पता है 19 में गड़बड़ी क्यों हो रही है? 6 7 मेरे वाले में सही दिया हुआ है, 6 7 नहीं, ये नेगेटिव आ जाएगा ना। एक मिनट, ये नेगेटिव क्यों आएगा? ये 2 5 है और ये 5 0 है ना। अच्छा एक बार देखो, शायद शीट में दोनों बराबर दिया हुआ है, तो मैं इनकी एग्जैक्ट वैल्यू लिख देता हूँ। शीट में शायद बराबर दिया है दोनों, तो मैं इनकी एग्जैक्ट वैल्यू लिख देता हूँ। न्यूट्रॉन होता है 1.674 और ये होता है लगभग 1.672। एक बार आप लोग नेट पे चेक कर लेना है ना, इसमें इन्होंने वैल्यू अलग अलग दी है, ये डिफरेंस होता है। मेरी भी नजर अभी पड़ी, एक स्टूडेंट ने बताया कि सर दोनों सेम दिया हुआ है, तो मैंने देखा तो मेरे भी शीट में दोनों क्या दिए हुए हैं, 1.6725 1.6725, जबकि आपको एक ज्यादा और एक कम होना चाहिए। तो मैंने एग्जैक्ट वैल्यू लिख दिया है, ये लगभग 1.674 होता है और ये होता है लगभग 1.672। न्यूट्रॉन ज्यादा होता है, प्रोटॉन कम होता है। एग्जाम में सही आया होगा ना, एक बार मैं भी नेट पे चेक कर लूंगा, कभी कभी प्रिंटिंग मिस्टेक्स आ जाती है। ये क्वेश्चन समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, 22, 22। ये क्या कर रहा था, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस ए ऑफ हाफ लाइफ टी decay into a nucleus B at t equals to 0, there is no nucleus of B at any time t, the ratio of B and A is 0.3। ये तो कुछ खास बात नहीं है। क्या कह रहा है, आपका A न्यूक्लियस है, उसके नंबर कितने हैं, Na, और ये किस में डीके करता है, B में। तो लीजिए B बना रहा है, तो A डीके करके क्या बना रहा है, B। तो आपको पता है इनिशियल नंबर कितने, n0। एट एनी टाइम t पर A के नंबर कितने होंगे, n0 e पावर माइनस लैम्डा टी। तो ये इसके बचे हुए नंबर हैं, तो बी के नंबर कितने होंगे, n0 1 माइनस ई पावर माइनस लैम्डा टी। n0 में से ये बचे हैं तो ये चले गए, तो ये बी के नंबर है। अब आपको किसका रेशियो चाहिए, द एट एनी टाइम टी द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बी टू द ए। तो नंबर ऑफ बी टू द ए कितना है, n0 1 माइनस ई पावर माइनस लैम्डा टी अपॉन n0, दैट इज इक्वल टू 0.3। अब सॉल्व कर लोगे, इसको इधर मल्टीप्लाई करो, 1 माइनस ई पावर माइनस लैम्डा टी इक्वल्स टू 0.3 इंटू ई पावर माइनस लैम्डा टी। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 इक्वल्स टू 1.3 ई पावर माइनस लैम्डा टी। 1.3 समझ में आएगा? इसको इधर नीचे ले आओ, लॉग ले लो, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, 24 पूरा सॉल्व करना है, बहुत कैलकुलेशन होगा। एक्सरसाइज 4 लेवल 2 कर लिया ना सबने, नहीं किया? नहीं किया तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 4 लेवल 2 नेक्स्ट क्लास में करेंगे, करके लाओगे तभी कुछ डिस्कशन का मतलब है, ऐसे तो मेरा काम खत्म होगा सिर्फ। तो एक्सरसाइज 4 लेवल 2 आप लोग करके लाएं, नेक्स्ट क्लास का होमवर्क यही है ना।
हेडिंग डालिए एरर्स इन मेजरमेंट। फिजिक्स में कैसे कैसे चैप्टर होते हैं, एरर्स भी पढ़ना पड़ता है कि एरर क्या है। ओके, देखो एक अनाउंसमेंट है, नेक्स्ट क्लास में सभी लोग एरर्स की शीट लेके आएंगे, सबके पास होनी चाहिए, ठीक है? क्योंकि जो इसके क्वेश्चंस होते हैं ना, वो मैं आपको शीट में दिखा दूंगा, क्योंकि क्वेश्चन की लेंथ बहुत बड़ी बड़ी दिखती है, समझ गए? और सॉल्यूशन 2 लाइन के होते हैं, ठीक है? तो शीट लेके आना, मैं कुछ क्वेश्चंस वहां पे आपको शो करूंगा शीट से। तो अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एरर्स इन मेजरमेंट। देखिए इसमें पहले मैं आपको बता दूं, जेई एडवांस में एक क्वेश्चन जरूर आएगा इसमें से, हर साल आता है, एरर का क्वेश्चन होता ही है। कभी बाई चांस नहीं आए तो बात अलग है, वरना एरर का क्वेश्चन होता ही है हमेशा। समझ में आई बात? बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो एरर्स को समझने से पहले आपको थोड़ा क्या समझना होगा, मेजरमेंट को समझना होगा, ठीक है? तो मुझे एक बात बताइए, जब आप कोई भी मेजरमेंट करते हैं तो आपको एक मेजरिंग डिवाइस की जरूरत पड़ती है। जैसे आप लेंथ नाप रहे हो, है ना? तो लेंथ नाप रहे हो तो आपको एक स्केल चाहिए, कोई मीटर स्केल चाहिए, यस और नो? तो आप उस स्केल से मेजरमेंट करते हैं। तो क्या आपको ये बात पता है कि उस स्केल की एक लीस्ट काउंट होती है? लीस्ट काउंट का मतलब क्या होता है? कि वो कम से कम कितना मेजर करके दे सकता है, ठीक है? अब अगर मैं इसको दूसरे लैंग्वेज में बोलूं, तो लीस्ट काउंट का मतलब होता है कि एक डिवाइस कम से कम कितना मेजरमेंट प्रिसाइजली कर सकता है। क्या कर सकता है? प्रिसाइजली कितना कम से कम मेजरमेंट कर सकता है, वो उसका लीस्ट काउंट होता है। समझ में आई बात? जैसे आपके पास अभी जो आपके जो क्या कहते हैं स्केल आप जनरली परचेज करके लाते हो, आप देखते हो 1 सेंटीमीटर लिखा होता है, फिर 2, फिर 3। अच्छा मान लो उस स्केल में बीच में जो ब्लैक ब्लैक लगा हुआ है उनको मिटा दे थोड़ी देर के लिए, तो क्या आपको पता है कि 1 के बाद सीधा 2 है, 2 के बाद सीधा 3 है, 3 के बाद 4 है, उसके बीच की ब्लैक लाइंस मिटा दो, तो सीधा आपके पास ये 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद। तो एक बात बताइए, अगर ये आपका 0 लिखा है, ये 1 सेंटीमीटर लिखा है, ये 2 सेंटीमीटर लिखा है, ये, तो अगर मैं किसी चीज का मेजरमेंट करता हूं तो पता है वो डिवाइस कैसे चलेगा? जैसे मान लो मैंने एक लेंथ मेजर किया, ये आपका स्केल यहां से शुरू हो रहा है, आगे चल रहा है, और इस ऑब्जेक्ट को मैंने नापा। अब मुझे बताओ इसकी लेंथ कितनी है? इसकी लेंथ कितनी है? नहीं, आप कहोगे सर 2 से 3 के बीच में है कुछ, क्योंकि ये डिवाइस प्रिसाइजली जो मेजरमेंट देगा वो 2 से, मतलब 1 सेंटीमीटर इसका लीस्ट काउंट है, तो इसका प्रिसाइज मेजरमेंट किस तरीके से होगा? या तो 1 सेंटीमीटर, उसके बाद सीधा 2 के बारे में बात करेगा, 1 और 2 के बीच में कितना, ये नहीं बात करेगा। अच्छा एक बात बताइए, इसकी अपनी कोई एक्चुअल लेंथ है ना? मान लीजिए वो पता है कितनी है, 1.256893 ऐसे करके चलता ही जा रहा है डेसिमल के आगे। मैंने इसकी रीडिंग क्या बोला? चलो यहाँ 2 दिखा रखा है ना, तो मैं बोल रहा हूं मान लो इसकी रीडिंग है 2.32869। एक बात बताइए, इसकी एक्चुअल लेंथ कितनी है? उसको नापने के लिए कोई तो आप स्केल यूज करोगे, और वो स्केल आपने डिजाइन किया होगा, तो वो स्केल का कुछ लीस्ट काउंट होगा, तो आप उस लीस्ट काउंट के हिसाब से ही क्या करोगे, रीडिंग ले पाओगे। तो मुझे बताइए, अगर इस स्केल से कोई मुझे नापने के लिए कहे तो क्या मैं ये वैल्यू निकाल पाऊंगा? मुझे नहीं मालूम इसका एक्यूरेट वैल्यू क्या है, मुझे मालूम ही नहीं है। पहली बात तो हम तो मेजरमेंट कर रहे हैं, और मेजरमेंट जब करेंगे तो एक डिवाइस यूज करेंगे जिसका कुछ लीस्ट काउंट होगा। अच्छा कितने लोगों को ये बात समझ में आई कि एक्यूरेट वैल्यू तो मुझे पता ही नहीं है कि ये आगे कहां तक जाएगा, मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मैं ये अगर निकाल पा रहा हूं तो भी उसके लिए मैं कोई डिवाइस यूज कर रहा होऊंगा, यस और नो? तो आप इस बॉडी का
मेजरमेंट इस स्केल से कर रहे थे, इस स्केल में ये 2 से आगे कितना है आपको नहीं पता, तो आप बताइए इस स्केल से जब आप रीडिंग लेंगे तो प्रिसाइजली 1 सेंटीमीटर का रीडिंग देगा, 1 सेंटीमीटर के बाद सीधा 2 पर देगा। अभी अगर आप कुछ अंदाजा लगाना चाहते हो तो आप लगा सकते हो, आपके ओपन आई से कुछ दिख रहा है, आप कह रहे हो अच्छा सर 2 और 3 के बीच में है और 2 के थोड़ा पीछे है, ये ओपन आई से दिख रहा है, ठीक है। लेकिन रीडिंग अगर स्केल की बात करें तो स्केल को नहीं मालूम 2 के बाद कितना, 2 के बाद क्या आएगा, सीधा 3 आएगा। ओके, तो एक बात बताइए, जब आप किसी रीडिंग को लेते हैं तो वो उसके लीस्ट काउंट के इंटीग्रल मल्टीप्लायर में ही होती है। जब आप कोई रीडिंग लेते हैं तो वो उसके लीस्ट काउंट के इंटीग्रल मल्टीपल में ही होता है। जैसे इसका लीस्ट काउंट क्या है एपरेटस का, तो आप यहां से नाप सकते हो 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3, 4, 5, 6, 7, 8, लेकिन इस डिवाइस से आप 4.5 सेंटीमीटर की बात नहीं कर सकते। यस और नो? तो अभी आपके डिवाइस का लीस्ट काउंट कितना है, 1 सेंटीमीटर, और लीस्ट काउंट वो मिनिमम मेजरमेंट है जो प्रिसाइजली एक डिवाइस मेजर करके दे सकता है, ठीक है। तो हमारे पास क्या कंडीशन है कि अभी 1 सेंटीमीटर स्केल यूज किया है। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ध्यान से समझना। अब एक बात बताइए, मान लो मैंने एक डिवाइस यूज किया जिसका लीस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर है, उसको बनाने के लिए मैंने क्या किया होगा, इसके बीच बीच में इसके 10 टुकड़े कर दिए, इसके भी बीच बीच में 10 टुकड़े। डस्ट से हो जाता है, डस्ट उठती है ना यहाँ पे। तो देखिए अब मैं स्केल यूज कर रहा हूं 0.1 सेंटीमीटर, तो आप इससे मिनिमम कितना मेजरमेंट प्रिसाइजली ले सकते हैं, नहीं इससे 0.1 सेंटीमीटर, आप एमएम में कन्वर्ट कर रहे हो वो बात अलग है, बट मैं यहां से इसी यूनिट में बोलो अभी, है ना। तो कितना मिनिमम मेजरमेंट है, 0.1 सेंटीमीटर का। बताइए इस डिवाइस से अब इसका लीस्ट काउंट इतना है, तो 0.1 या 0.2 या 0.3 या 0.4, 0.5 रीडिंग आएगी। तो मुझे बताइए इस रीडिंग में कौन सी चीज और मिलने वाली है आपको। पहले आपको सिर्फ 2 सेंटीमीटर मिल रहा था, फिर 3 और 2 के बीच में कितना है नहीं मालूम, लेकिन अब मुझे हो सकता है 2.3 मिल जाए, लेकिन 2.3 के आगे क्या वो नहीं पता। क्यों? क्योंकि अब मैंने मेजरमेंट कौन सा यूज किया, 0.1 सेंटीमीटर। तो मुझे पता है जब मैं 0.1 सेंटीमीटर पे गया हूंगा तो मान लीजिए ये 2.3 है, तो 2.3 से थोड़ा आगे 2.4 के थोड़ा पीछे, तो 2.3 के थोड़ा आगे, 2.4 के थोड़ा पीछे। तो अब क्या करें, ये रीडिंग आ गई। क्या कहते हो आप, रीडिंग में एक्यूरेट की तरफ बढ़ गए हो कि प्रिसाइज हो गए हो? एक्यूरेट तो हमें मालूम ही नहीं है कहां तक है, क्या हम रीडिंग को और थोड़ा प्रिसाइज कर गए? तो आपका प्रिसीजन प्रिसाइज कब बढ़ेगा पता है, जब आपका लिस्ट काउंट जितना कम होगा। तो एक बात बताइए, अगर मुझे ये रीडिंग चाहिए, मैं आपसे कह रहा हूं कि मान लो ये एक्यूरेट वैल्यू है, हालांकि एक्यूरेट वैल्यू हमें पता ही नहीं चलेगी क्योंकि हम किसी चीज से तो नापेंगे। अगर सेंटीमीटर स्केल से नापते तो यहीं रुक जाते, अगर 0.1 सेंटीमीटर का लीस्ट काउंट यूज करते तो यहां तक पहुंच सकते थे। आगे और अभी भी बहुत सारी चीजें पड़ी हुई है जो हमें मालूम
तो क्या आप ये बात समझते हो, कोई भी मेजरमेंट एक्यूरेट तो नहीं हो सकता। एक्यूरेट का मतलब समझ रहे हो, कि आप एग्जैक्ट बता दो कि वो कितना है, क्योंकि जो आपका मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होगा उसके लीस्ट काउंट के इंटीग्रल मल्टीपल पे ही वो क्या करेगा, रीडिंग देगा। जैसे ये कैसा है, इसका लीस्ट काउंट कितना था, 0.1, तो ये उसका 23 टाइम्स है। या फिर सीधा 2.4 देगा, 24 टाइम्स। यस और नो, 23 से 24 के बीच का रीडिंग नहीं है। यस और नो। सपोज आई एम यूजिंग अ डिवाइस ऑफ लीस्ट काउंट 1.01 सेंटीमीटर। कितना, 0.01 सेंटीमीटर। बताइए यहां पर क्या हम एक डिजिट और आगे बढ़ जाएंगे? हो सकता है अब मैं रीडिंग निकाल लू कितना, 2.32, लेकिन 32 के आगे 8 कैसे पता करूं मैं? या तो मुझे ये 2.32 मिलेगा या फिर 2.33। यस और नो। तो यहां पे भी क्या आपको लगता है लिस्ट काउंट कम है, तो योर डिवाइस इज मोर प्रिसाइज। इस डिवाइस से ये ज्यादा प्रिसाइज था, इससे ये ज्यादा प्रिसाइज था। यस और नो। एक्यूरेसी तो किसी की भी नहीं है। एक्यूरेसी मतलब समझते हो, एग्जैक्ट निकाल लेना। क्या हम एग्जैक्ट जा पा रहे हैं? नहीं। ये बात जरूर है कि आप ये कह सकते हैं कि ये वाला जो है और ये वाले में कहां ज्यादा एरर दिख रही है? फर्स्ट में ज्यादा है, इसमें थोड़ा, इसमें और थोड़ा, और थोड़ा। तो जितना आप लीस्ट काउंट कम करते जाएंगे आपके मेजरमेंट में एरर एरर उतना कम होते जाएगा। लेकिन मेजरमेंट कभी भी एक्यूरेट नहीं हो सकता। यस और नो। इसीलिए हम लोग रीडिंग्स के प्रिसीजन की बात करते हैं। किसकी? कि हम कितना ज्यादा प्रिसाइज हो सकते हैं। जैसे अगर मैं 0.01 सेंटीमीटर यूज करूंगा तो मुझे डेसिमल के 2 प्लेस तक आंसर मिल जाएगा। अच्छा मान लो 0.001 सेंटीमीटर यूज करूं तो कितना? तो क्या आपको लगता है इसमें से हो सकता है मैं 2.328 तक चला जाऊं? तो आगे वाली चीज अभी भी गायब है। तो 0.001 सेंटीमीटर का इंटीग्रल मल्टीप्लायर मुझे आंसर मिल जाएगा। मान लीजिए मुझे मिला 2.3286, नहीं 8, 6 नहीं मिला, यानी इसका कितना मल्टीप्लायर है ये, 2328। इसका कितना मल्टीप्लायर है? इसको 2328 से मल्टीप्लाई करने पे ये आएगा। तो क्या ये इंटीग्रल मल्टीप्लायर है? ओके, एक मिनट आ रहा हूं मैं ना। ये मास्क तो मैं बेसिकली डस्ट के लिए लगाता हूं। अब इधर देखिए, तो मेजरमेंट आप बताइए एक्यूरेट होता जा रहा है क्या? नहीं हो रहा, मतलब एक्यूरेट नहीं हो रहा है, प्रिसाइज होते जा रहा है। अब हमें क्या टेक्निकल लैंग्वेज समझनी होगी। एक्यूरेट का मतलब कि आप एग्जैक्ट निकाल लेंगे कि यही है, वो तो हो ही नहीं सकता। इवन आप अपना वेट नापने के लिए जाते हो तो आप रीडिंग में क्या देखते हो कि सर जैसे मान लीजिए 1 किलो का डिफरेंस है, तो 50 से 60 के बीच में कहीं आ रहा है, तो आप पता कर रहे हो अच्छा मेरा 56 है। तो एक्चुअल जाके देखे तो 56 और 57 के बीच में कहीं है वो।
56.2389 क्या है हमें मालूम ही नहीं है। कोई मेजरमेंट कभी एक्यूरेट हो सकता है? नहीं हो सकता। तो मेजरमेंट कैसा होता है? प्रिसाइज होता है। और जितना आप प्रिसाइज करेंगे, प्रिसाइज का मतलब होता है कि आप जितना कम लीस्ट काउंट का एपरेटस यूज करेंगे, आपका मेजरमेंट उतना ही प्रिसाइज होता चला जाएगा। यस और नो? अब हमें प्रिसीजन की जरूरत क्यों है? प्रिसाइज की जरूरत क्यों है बताओ? नहीं, अब जैसे मान लो, आप एक मिनट, अब मान लो आप 1 किलो शुगर खरीदने जाते हैं, तो वो आपको 2-5 ग्राम ऊपर नीचे दे दे, कोई फर्क पड़ता है? नहीं। लेकिन सोना लेने जाओगे तो 2 ग्राम से भी बहुत फर्क पड़ेगा। तो आपको आपकी जरूरत के हिसाब से चीजों को आपको क्या करना पड़ता है? बहुत ज्यादा प्रिसाइज करना होता है। कि वहीं तो आप शुगर खरीदने गए, वहां 20 ग्राम ऊपर नीचे हो रहा है, कोई टेंशन नहीं है, जाने दो। क्यों? क्योंकि उसकी रेट उतनी। लेकिन अब अगर आप गोल्ड खरीदने जाएंगे तो आपको 2 ग्राम का भी ध्यान रखना पड़ेगा। वो आपको डेसिमल के 3 प्लेस तक बताएगा, 2 प्लेस तक, कि इतने ग्राम में भी डेसिमल के 3 प्लेस तक जाएंगे। तो हमें हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बहुत ज्यादा प्रिसाइज होना पड़ता है मेजरमेंट में। एक्चुअली क्या होता है, कोई मेजरमेंट कभी एक्यूरेट हो ही तो इट हैव सम एरर। दे ऑल हैव सम एरर। अगर आपने 2 सेंटीमीटर निकाला, कितना निकाला? एग्जैक्ट तो आपको पता नहीं है, लेकिन आपने आंसर निकाला 2 और 3 के बीच में, तो आप बोलोगे क्या सर 2 है? तो क्या आप मैक्सिमम एरर आपको पता चल गई कितनी है? क्या आपके रीडिंग में कुछ एरर है? आपको पता है एक्यूरेट वैल्यू ये है, लेकिन आपको ये तो नहीं मालूम है कि ये कितनी है। तो अगर आप उसका आंसर 2 सेंटीमीटर लिखते हैं, तो आप मुझे क्या बोलोगे कि सर जो आपने हमारी जो रीडिंग है ना 2 से 3 के बीच में है। तो मैंने कहा अच्छा, तुमने 1 सेंटीमीटर लीस्ट काउंट का एपरेटस यूज किया है। यस और नो? 1 सेंटीमीटर के हिसाब से आपका 2 सेंटीमीटर आंसर आ रहा है। यस और नो? ठीक है। अब सिचुएशन क्या है कि अगर आप कहोगे कि नहीं, मैं आपसे कहूंगा नहीं यार मुझे थोड़ा और बारीकी से सोच के बताओ क्या है, तो आप क्या करोगे? आप कहोगे कि सर मैं एक ऐसा डिवाइस लेता हूं जिसका लीस्ट काउंट थोड़ा, तो मैं और थोड़ा प्रिसाइज हो जाऊंगा। यस और नो? उसके बाद अगर मैं उससे भी संतुष्ट नहीं हुआ, मैंने कहा यार इससे काम नहीं चलेगा, 2.3 दे रहे हो आप, इससे भी और हमें प्रिसाइज वैल्यू चाहिए, तो आप क्या करेंगे? एक डिजिट और लाने की कोशिश करेंगे। एक डिजिट और लाने के लिए मेजरमेंट को लीस्ट काउंट और कम करेंगे, आपका मेजरमेंट और ज्यादा। तो याद रखिएगा, कोई मेजरमेंट कभी एक्यूरेट तो होगा ही नहीं। प्रिसाइज आप कर सकते हो, जितना आप प्रिसाइज करेंगे उतना ही आप ये बोलेंगे कि उसमें हम एरर कम करते जा रहे हैं। एरर, एक्चुअल एरर उसकी एक्यूरेट वैल्यू से मेजर्ड वैल्यू में जो डिफरेंस होगा वो उसमें एरर होगी। इवन आपको सही मायने में ये भी नहीं पता है कि एरर है कितना। मैं बता दूं, जैसे आपने 2 सेंटीमीटर नापा ना, तो इसमें आप 1 सेंटीमीटर का एरर मान के चल रहे हो एट मैक्स। हो सकता है 2.9 हो, तो भी लिखने वाले ने 2 ही लिख दिया हो, क्योंकि 2 और 3 का कंफर्मेशन उसको मिल नहीं रहा। तो एक, जब हम मेजरमेंट ले रहे हैं तो इस मेजरमेंट में अगर आपसे कहा जाए कि ये 2.3 है, तो इसमें गड़बड़ी कितनी हो सकती है? ये 2.4 भी हो सकता है और ये 2.2 भी हो सकता है। मान लो किसी पढ़ने वाले के नजर में थोड़ा सा धोखा हो, जिसको वो 2.3 के बजाय वो 2.29 था, 3 के आसपास था, तो वो तब भी 2 पॉइंट क्या लिख देगा? 3 लिख सकता है। तो किसी भी रीडिंग में अगर हम बात करें तो उसमें लीस्ट काउंट के हिसाब से उसमें एरर भी होगा। अभी हम एरर पे चर्चा बाद में करेंगे, बट अभी मैं ये आपको बताना चाह रहा हूं कि क्या आपको ये समझ में आ रहा है कि कोई मेजरमेंट कभी एक्यूरेट तो हो ही नहीं सकता। क्या हो सकता है? वो प्रिसाइज। जितना आप उसका लीस्ट काउंट कम करते जाएंगे उतना ही आपका डिवाइस प्रिसाइज होता जाएगा। ओके, तो चलिए मैं एक क्या कैलकुलेट करवाया था?
नहीं, कार्बन की बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट करवाई थी मैंने आपको क्लास में, ऑनलाइन वाली क्लास जो टैब से हुई थी। ध्यान देना, मैंने उसमें 12 एमयू डायरेक्ट नहीं लिखा था, मैंने 12 के आगे 3-4 जीरो लगा रखे थे। इधर सुनो, पहले उसको छोड़ो, उसको छोड़ो मत देखो। मैं उसको कहने का मतलब ये नहीं है कि आप अपना माइंड डाइवर्ट करें। मेरा कहने का मतलब इतने सारे जीरो लगा के दिए थे, क्यों? मैं इसको सीधा 12 एमयू बोल सकता था। सिग्निफिकेंट फिगर तो है, वो तो एक टेक्निकल बात है। आसान भाषा में क्या है, ये इसमें 1 एमयू का एरर हो सकता है भाई। ये बता रहा है कि एक ऐसी डिवाइस से आपने मेजर किया जिसका लीस्ट काउंट 1 एमयू है, तभी 12 एमयू के बाद 13 एमयू मिलेगा। समझ गए? तो ये एक ऐसा डिवाइस है जिससे आप 1 एमयू के लीस्ट काउंट से आप इसको मेजर कर रहे हैं। मान लो मैंने ऐसे लिखा होता 12.0 एमयू, कितना? 0.1 एमयू। तो याद रखना, इस एपरेटस का लीस्ट काउंट 0.1 एमयू है, और इसमें इतनी ही मैक्सिमम एरर भी हो सकती है, हाँ या ना? वो भी प्लस में और माइनस में, दोनों तरफ हो सकती है। यस और नो? प्लस माइनस दोनों तरफ एक एक 0.1 एएमयू का इधर उधर हो सकता है। फिर आपने देखा मैंने 3 जीरो लगा के दिए, बिकॉज जब आप बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट कर रहे थे तो मैंने आपसे कहा था थोड़ा थोड़ा सा मास भी बहुत मैटर करेगा। तो मैं इसलिए देखो कितना प्रिसाइज हो रहा हूं। ये डिवाइस किस तरीके का है? 0.001, 0.001, 0.001 एएमयू का लिस्ट काउंट लिया मैंने यहां पे, तब जाके मैं आपको बता रहा हूं 12.000 एएमयू। यस और नो? तो एक डिवाइस अपने लीस्ट काउंट के इंटीग्रल मल्टीप्लायर में रीडिंग देता है। लीस्ट काउंट जितना कम होता है उतना ही डिवाइस आपका प्रिसाइज होता है। एक्यूरेट मत बोलना कभी भी, टेक्निकल लैंग्वेज है। एक्यूरेट तो आप बोल ही नहीं सकते। आप बोल सकते हो सर हम इसको बहुत ज्यादा प्रिसाइज कर सकते हैं। प्रिसाइज करने के लिए आप क्या करते हैं? ऐसा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं जिसका लीस्ट काउंट, क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स में थोड़ा थोड़ा सा मास भी मायने रखता है। इसलिए मैं आपको कितनी सारी कंफर्मेशंस दे रहा हूं कि ये 0.001 एएमयू का मल्टीप्लायर है कितना? 12,000। भाई गड़बड़ी हो सकती है तो कहां हो सकती है? कितने लोगों को लगता है कि सर ये सब तो एग्जैक्ट है, यही गड़बड़ी हो सकती है? भाई 0.001 एएमयू है ना लिस्ट काउंट, तो या तो यहाँ 0 होगा या 1 होगा, या 0.001 आगे होगा या 0.001। क्या मैंने एरर को कम कर दिया? अगर मैं ये लिखता हूं तो 1 एएमयू का एरर था, सिर्फ 12 लिखता हूं तो 1 एएमयू का एरर था। 12.0 लिखता हूं तो 0.1 का एम 0.1 एएमयू हमारे मॉडर्न फिजिक्स में बहुत मायने रखता है। इसलिए हम उसको क्या कर रहे हैं, बहुत ज्यादा प्रिसाइज कर रहे हैं। यस और नो? तो जो आपने सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ा है, मैं उसका प्लॉट बना रहा था इतनी देर से। प्लॉट का मतलब अब आपको, मैं आपको समझाऊंगा नहीं, आप मुझे खुद बताओगे। क्या आपको लगता है कि सभी रीडिंग में जितने भी डिजिट्स आते हैं उनमें डाउटफुल डिजिट कौन है? दिस वन इज ए डाउटफुल, दिस वन इज कंफर्म, दिस वन इज कंफर्म, दिस वन इज कंफर्म, दिस वन इज, तो सारे कंफर्म डिजिट और आखिरी डिजिट को, एक मिनट सुनो, ये सारे कंफर्म और ये आखिरी वाला डाउटफुल, ये सब सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट होते हैं। ऑल द नंबर्स, जैसे मान लो इसमें कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5, तो 5 क्या है इसके पास? सिग्निफिकेंट फिगर बाद में आते हैं, पहले 5 इसके पास डिजिट है, जिसमें से 4 कंफर्म है, 1 डाउटफुल है। लेकिन क्या इन सारे नंबर्स का कुछ ना कुछ मतलब है कि हवा में आ गए? हवा में नहीं आए, इनका मतलब है। तो देखो सिग्निफिकेंट फिगर्स कौन से होते हैं पता है? उन सब, वो सारे डिजिट जिनका कुछ मतलब हो। चाहे से ये डाउटफुल है लेकिन मतलब तो है, हटा थोड़ी सकते हो इसको। इसको हटाते ही गड़बड़ी हो जाएगी, इसका लिस्ट काउंट बढ़ गया, 0.01 एएमयू हो गया, अब ये डाउटफुल बन गया, तो इस जीरो को लगाते ही ये डाउटफुल हो गया, ये कंफर्म हो गया। तो ये सारे कंफर्म डिजिट और ये डाउटफुल डिजिट
और इन सबको मिलाकर क्या बनेगा? सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट मतलब जिनका कोई मतलब हो, बिना मतलब के नहीं है वो। क्या ये जीरो बिना मतलब के है? इसका मीनिंग है, ये नहीं होता तो गड़बड़ी करेगा। तो चाहे वो डाउटफुल डिजिट हो, चाहे वो कंफर्म हो, उन सभी को हम बोलते हैं दे आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है। तो एक बात बताइए, जब आप कोई मेजरमेंट लेंगे तो कहीं 2, 5, 6, 8, 9 कोई भी वैल्यू आती है, तो वो तो मेजरमेंट का कुछ हिस्सा ही रही होगी, तभी तो वो डिजिट क्रिएट हुई। हाँ या ना? सारा डाउट होता है जीरो पे कि कहीं जीरो फालतू से तो नहीं आ गया। तो मैं आपको एक लाइन बोलता हूं, उससे आप सारे क्वेश्चन कर लोगे सिग्निफिकेंट फिगर के। कोई भी रीडिंग, कोई भी रीडिंग अपने लीस्ट काउंट की इंटीग्रल मल्टीप्लायर होती है। हाँ या ना? और उसके इंटीग्रल मल्टीप्लायर में जो भी डिजिट हो, चाहे वो जीरो हो, भाई नॉन जीरो में तो दिक्कत आती नहीं है, चाहे वो जीरो हो चाहे कुछ भी हो, अगर वो डिजिट उसके मल्टीप्लायर में है तो वो काम की डिजिट है। जैसे मैं आपको बताता हूं, अभी अभी नहीं समझ में आएगा। जैसे देखो, 1 मिनट, आपके सामने दो रीडिंग लिख रहा हूं, 0.0050 सेंटीमीटर और एक रीडिंग लिख रहा हूं 1.0025 सेंटीमीटर। मैंने आपसे क्या बोला? कोई भी रीडिंग अपने लीस्ट काउंट की इंटीग्रल मल्टीप्लायर होती है। हाँ या ना? तो इसका लीस्ट काउंट कौन है? ये है ना डाउटफुल। इसका लीस्ट काउंट है 0.0001। दिस इज मल्टीप्लाई बाय 50। दिस इज व्हाट? 1.1 मिनट। इसका लीस्ट काउंट है 0.0001, बट इसका मल्टीप्लायर है। सिग्निफिकेंट फिगर्स वो हैं जो इंटीग्रल मल्टीप्लायर बनेगा, उसमें जो जो शामिल होंगे वो सब सिग्निफिकेंट हैं। उनका मतलब है वो हवा में नहीं आए हैं, उनका मतलब है, चाहे वो डाउटफुल हो चाहे कंफर्म हो। तो जैसे आपको पता है नॉन जीरो डिजिट में तो डाउट होता नहीं है। आपने पता है, पढ़ा है कभी सिग्निफिकेंट फिगर? जैसे अगर कभी आपने सुना हो तो उसमें सिर्फ जीरो के ऊपर चर्चा होती है कि ये जीरो सिग्निफिकेंट है कि नहीं, वो जीरो सिग्निफिकेंट है कि नहीं। मेरा ये कहना है कि लीस्ट काउंट का जो मल्टीप्लायर है उसमें जो भी आएगा सब सिग्निफिकेंट है। जैसे एक एग्जांपल देखिए, इसमें ये 50 है ना, ये दोनों डिजिट मीनिंग है, दोनों डिजिट्स की मीनिंग है, 5 की भी और जीरो की भी, मतलब ये वाला जीरो सिग्निफिकेंट है। तो इसका लीस्ट काउंट कितना? 0.0001 इंटू 50। समझ गए? तो 50 में जो भी डिजिट्स होंगे सब काम के हैं, कोई भी फालतू नहीं है। तो ये जीरो काम का है, ये 5 भी काम का है। इसके सिग्निफिकेंट फिगर है 2। ये तीनों जीरो बेकार है, ये तीनों जीरो बेकार हैं। तो जैसे अगर इस रीडिंग में मैं आपसे पूछूं इसके कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, तो आंसर जाएगा 2। अब आप समझ गए 2 क्यों जाएगा? क्योंकि इसके लीस्ट काउंट का इंटीग्रल मल्टीप्लायर निकालोगे तो उस मल्टीप्लायर में सिर्फ 5 और जीरो हैं, और कोई नहीं है। लेकिन यहां देखो, मैंने इस जगह इस जीरो को हटा के 1 लगा दिया था। अब ये दोनों जीरो काम के हैं। कैसे? इसका लीस्ट काउंट कितना है? 0.0001 इंटू 10,025, यानी अपने लीस्ट काउंट का कितना मल्टीप्लायर है, मतलब जो एपरेटस यूज कर रहे हो उसके लीस्ट काउंट का कितने टाइम्स है? 10,025। तो ये जीरो काम के हैं कि बेकार हैं? काम के हैं भाई, 10,025 टाइम्स है ये। तो इसके सिग्निफिकेंट फिगर कितने? 1, 2, 3, 4, 5 सभी काम के हैं, कोई भी बेकार नहीं है। इसके कितने? तो पता है, जब आप सिग्निफिकेंट फिगर्स निकाल रहे होते हैं तो आपको एक रूल पढ़ाया जाता है, जो मैं पढ़ा रहा हूं। मतलब रूल ये है कि जो भी नॉन जीरो होते हैं वो तो सिग्निफिकेंट होते ही हैं। डाउट होता है कि जीरो काम का है या नहीं। तो आप कैसे पता लगाएंगे जीरो काम का है या नहीं? अगर आपके उस इंटीग्रल मल्टीप्लायर में वो आ रहा होगा जीरो, तो काम का है। और अगर वो जीरो नहीं आ रहा है तो कितने लोगों को दिखता है कि इसके मल्टीप्लायर में ये 50 आया,
ये 5 और 0 50 टाइम्स ऑफ दिस रीडिंग इज 50 टाइम्स ऑफ दिस, तो 5 0 दोनों काम के हैं, तो ये 0 सिग्निफिकेंट है। ये सामने के 3 0 देख रहे हो, बेकार हो गए। ये सामने के 3 0 बेकार है, क्योंकि इनका उधर कोई रोल नहीं है। लेकिन जैसे ही इस 0 की जगह यहां 1 लगाया मैंने, दोनों 0 काम के हो गए तुरंत। क्यों काम के हो गए? क्योंकि ये लीस्ट काउंट का कितना मल्टीप्लायर है? 10,000। तो आप कह रहे हैं हम, मेरे जो मेजरमेंट डिवाइस है उसका 10,025 टाइम्स है, तो उसमें जो दोनों 0 हैं वो काम के हैं या नहीं हैं? तो ये दोनों 0 कैसे हैं? तो पता है रूल क्या है? मैंने आपको रूल के पीछे का बैकग्राउंड बता दिया है कि वो रूल का बैकग्राउंड कैसे क्रिएट हुआ, कौन सा 0 काम आएगा, कौन सा 0 काम। अगर मैं आपको रूल ना भी बताऊं तो भी आप मुझे बता दोगे कि कौन सिग्निफिकेंट है कौन नहीं है। जैसे मैं आपको बताता हूं, अभी आप लोग से आंसर ले रहा हूं, 0.01205 कितने सिग्निफिकेंट फिगर? 4। आपने इस 0 को उठा लिया, इन दोनों को छोड़ दिया। इस 0 को क्यों उठाया पता है? क्योंकि आप मुझे बोलेंगे कि सर 0.00001 इंटू 1205 टाइम्स है लीस्ट काउंट का, तो ये 0 काम का है। लेकिन ये दोनों 0 काम के नहीं है, क्योंकि इंटीग्रल मल्टीप्लायर में ऐसे मल्टीप्लाई करके ऐसे तो आप कुछ भी लगा लो, है कि नहीं? तो काम के कौन से डिजिट होते हैं? जो हमारा लीस्ट काउंट का इंटीग्रल मल्टीप्लायर। तो आपको खुद ही पता है कि कौन सा 0 काम का है, कौन सा 0 काम का। अच्छा मान लो मैं ऐसे कर दूं, तो ये भी काम का हो गया, ये भी काम का हो गया, यस और नो? ये भी काम का 0 हो गया, ये तो काम का था ही, ये भी काम का 0 हो गया। क्यों? क्योंकि ये मल्टीप्लायर में फिर आएगा, यस और नो? तो हमारा जो लीस्ट काउंट का जो इंटीग्रल मल्टीप्लायर होता है उसमें जो भी नंबर्स होते हैं वो मेरे सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। बात समझ गए? तो देखिए हमारा जो मेजरमेंट है, वो मेजरमेंट मेजरमेंट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? आप लोग आगे जाके इंजीनियर बनने वाले हो, तो मैं आपको पहले ही सिखा देता हूं कि इंजीनियरिंग में एक बहुत खतरनाक चीज है। खतरनाक से मतलब डरने वाली बात नहीं कर रहा हूं। जब आप मेजरमेंट ले रहे होते हैं, तो जैसे आप और हम दो अलग कंपनी में काम कर रहे हैं, है ना? आपकी कंपनी को शाफ्ट बनवाना है और आपको मेरी कंपनी से बनवाना है। तो आप एक इंजीनियर हो, आप वहां से ड्राइंग बना के मुझे भेजोगे कि भाई हमें इतने डायमीटर का शाफ्ट चाहिए, ओके? तो आपने मुझे वहां से शाफ्ट का ऑर्डर दिया 12.0 सेंटीमीटर। मैं आपसे नहीं पूछूंगा, मैं इधर वाली कंपनी हूं जो मैं शाफ्ट बनाऊंगा, और आपने मुझे ऑर्डर दिया कि हमें एक शाफ्ट चाहिए भाई 12.0 सेंटीमीटर का। मैंने कहा ठीक है भाई, बन के आ जाएगा। आपकी ड्राइंग मेरे पास मेल आ गई, अब मैं क्या करूंगा, इसको डिजाइन करके आपके यहाँ भेज दूंगा। समझ में आई बात? अब पता है गलती गड़बड़ी कैसे हुई? लिस्ट काउंट ना आप मुझे बताएंगे ना मैं आपसे पूछूंगा, हम रीडिंग में ही पकड़ेंगे कि लिस्ट काउंट क्या है। जैसे ही आपने 12.0 सेंटीमीटर लिख के भेजा, तो मुझे पता चल गया अच्छा इसने यूज किया है 0.1 सेंटीमीटर। तो इसको 0.1 का कितने टाइम्स चाहिए? 120। ये 0 सिग्निफिकेंट है, तो आपने जो 0 लगा के भेजा ना मेरे लिए सिग्निफिकेंट है। मैं कहूंगा अच्छा 0.1 का 120 टाइम्स है। तो पता है मैं अपने जिनको बनाने के लिए कहूंगा, पता है मैं उसमें एक और बात कहूंगा कि यार इनको 0.1 सेंटीमीटर का गड़बड़ चल जाएगा। ये भी बात जाएगी साथ में मैसेज कि जो आप चीज बनाओगे, क्योंकि रीडिंग तो कभी भी एक्यूरेट होगी नहीं, तो 0.1 सेंटीमीटर का गड़बड़ चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप तो बना दो रीडिंग। समझ में आई बात? अब आपने क्या, मैंने क्या शाफ्ट बना के आपको भेज दिया, और ये लगभग, मान लीजिए अगर हम उसको एक्यूरेट वे में बात करें, थोड़ी देर के लिए और प्रिसाइज होके बात करें, तो मैंने आपको दिया सपोज वो 12.03 सेंटीमीटर का भेज दिया, मैंने बना के भेज दिया।
क्योंकि मुझे पता है कि 0.1 सेंटीमीटर की गड़बड़ी आपको चल जाएगी, क्योंकि आप कितना प्रिसाइज होके आए हो वहां से, आपकी रीडिंग कितनी प्रिसाइज आई है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर में आई है, तो आपके लिए ये डाउटफुल चल जाएगा। मैंने अपनी तरफ से ये बना के भेज दिया। अब बाई चांस आपको पता है क्या चाहिए था, आपको तो इतनी एक्यूरेसी चाहिए थी, यानी आपको गलती चाहिए थी कितनी, 0.001 सेंटीमीटर की गलती, एरर चल जाएगा आपके, इससे ज्यादा एरर नहीं चलेगा। अब आपने क्या गलती कर दी, आपने रीडिंग तो भेजा ये, अब आप मेरे से लड़ रहे हो कि हमने तो आपको कहा था 12 सेंटीमीटर का भेजना, आपने 12.03 कैसे भेज दिया, हमने तो 12 कहा था। समझ रहे हो? तो मैं क्या कहूंगा, आपने 12.0 कहा है तो यू आर रिक्वायर्ड विद अ 0.1 सेंटीमीटर का एरर। भाई हमने तो थोड़ी सी एरर दी है आपको, 0.03 सेंटीमीटर की एरर दे दी है हमने तो बना के। भाई आपने ये मांगा था, मेरे यहां से ये बन के गया, समझ गए? तो मेरे हिसाब से तो मैंने बहुत कम एरर करके भेज रहा हूं भाई, आपके हिसाब से तो 0.1 सेंटीमीटर का एरर चल जाएगा। तो आपने कहा नहीं सर हमने तो नाप के निकाला ये है, आपने तो गलत भेज दिया। तो मैंने कहा भैया अभी आपने क्यों प्रिसाइज मेजरमेंट किया, पहले आपने क्यों नहीं किया था प्रिसाइज मेजरमेंट? यस और नो? आपने मुझे जो रीडिंग भेजी वो तो इतनी प्रिसाइज नहीं थी, और आप कह रहे हो सर हमें तो 12 चाहिए था, आपके पास डेटा तो ये था और आपने मिस प्रिंट करके मुझे ये भेज दिया। समझ रहे हो? तो टेक्निकल गलती है ये, किस एंड से, इस एंड से। अगर आपको ये चाहिए, इतना एरर चाहिए कि 0.001 सेंटीमीटर की गलती भी आपके लिए बहुत भारी है, तो भाई आप हमें बताओ कि हमें इतना कम, ऐसे थोड़ी फोन कर करके बार बार बताएंगे कि यार 12 को ऐसे कर देना, ये कर देना, वो कर देना, नहीं, रीडिंग में ही उसकी कहानी छुपी होती है। समझ में आई बात? तो सिग्निफिकेंट फिगर्स की मीनिंग क्या है समझते हो? सिग्निफिकेंट फिगर देखने क्यों जरूरी होते हैं, ताकि ये पता चले कि भाई अगले का एपरेटस कितने लीस्ट काउंट का है और कितना मैक्सिमम एरर। तो ऐसे नहीं है कि अपन सब्जी बेच रहे हैं कि चलो ठीक है धनिया फ्री में ही जा रहा है, ऐसे नहीं होगा। बात मेरी समझ रहे हो? तो मुझे बताओ इसमें गलती मेरी थी या आपकी? जिसने ये रीडिंग भेजा उसकी गलती थी, क्योंकि उसको बैक एंड से ये मिला था इंफॉर्मेशन। उसने सोचा ठीक है यार कोई बात नहीं, इंजीनियरिंग में क्या फर्क पड़ता है, 2 जीरो हटा के भेज दिया उसने। उसने कहा अभी भी तो 12 है, ऐसे नहीं चलेगा। क्योंकि आप ये रीडिंग मुझे देते हो तो मुझे फिर ये भी आप एक्सेप्टेंस रखते हो कि 0.1 सेंटीमीटर का मैक्सिमम एरर चल जाएगा। पता है कोर्ट में मैं जीतूंगा। मान लीजिए मैंने 1000 शाफ्ट बना के भेज दिया आपको, 10 लाख रुपए का बिल हो गया, और आप कह रहे हो यार ये तो 12.03 निकल रहे हैं सभी नापने से, हमारे तो फिट ही नहीं आ रहा जहां फिट कर रहे हैं। समझ रहे हो? तो भाई हमें कोई मतलब नहीं है, आपने ये बोला था। एज पर इंजीनियरिंग रूल, अगर आपने किसी को डेटा दिया है, एक दूसरे को डेटा दिया है, तो उसके सिग्निफिकेंट फिगर बदलने नहीं चाहिए। आपके स्टाफ ने आपको कहा था कि ये रीडिंग चाहिए मुझे, आपने मुझे ये क्यों भेजा? अब देखने में किसी बाहर जाके किसी से कहोगे तो इसमें इसमें उसको फर्क समझ में आएगा नहीं, लेकिन टेक्निकल फर्क है, ये ज्यादा प्रिसाइज मेजरमेंट है। हाँ अगर आप मुझे ये भेजते और मैं ये भेजता तो मेरी गलती होती। यस और नो? यानी इसका मतलब मैंने कहीं हवा में इंजीनियरिंग कर ली है, मुझे पता नहीं है होता क्या है। तो 12.000 सेंटीमीटर आपने मांगा होता, और अगर मैं ये बना के भेजता हूं, ये बना के भेजता हूं, तो मेरी बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि सामने वाला इतना प्रिसाइज मेजरमेंट मांग रहा है आपसे। आप ये कैसे भेज सकते हो? उसने तो कहा है भाई एट मैक्स एरर कितना लूंगा मैं आपसे, 0.001 सेंटीमीटर। तो मैं आपको इतनी देर से ये समझा रहा था कि सिग्निफिकेंट फिगर इंपॉर्टेंस क्या रखता है। पहली बात तो इंपॉर्टेंस तो ये है कि उसका लीस्ट काउंट का इंटीग्रल मल्टीप्लायर में जो भी नंबर्स होते हैं वो सब काम के होते हैं, उनमें से कोई भी फालतू नहीं होता है। समझ में आई बात? तो सब काम के हैं। और जब आप किसी को डेटा ट्रांसफर करें तो हमेशा सिग्निफिकेंट फिगर बदलना नहीं चाहिए। अगर आपने सिग्निफिकेंट फिगर बदल दिए, अगर आपने सिग्निफिकेंट फिगर बदल दिए, इसका मतलब आप उसका लीस्ट काउंट बदल देंगे।
और लीस्ट काउंट बदलने का मतलब है कि वो डिवाइस जिससे आपने मेजर किया था, जो उसका प्रिसीजन होना चाहिए, वो प्रिसीजन डिस्टर्ब कर जाएगा। बात समझ गया? तो अभी आज के लेक्चर में आप दो बातें सीख गए। एक तो सिग्निफिकेंट कौन कौन है जरा बताओ तो, मतलब जीरो के अलावा सारे नॉन जीरो नंबर तो सिग्निफिकेंट होते ही हैं। बस ये देखना है आपकी आपका जीरो सिग्निफिकेंट है या नहीं। तो आप क्या देखोगे, उसके मल्टीप्लायर में वो जीरो आता है कि नहीं आता है। तो अब आप अगर इसको एज अ रूल याद करना चाहें तो रूल ये कहता है कि अगर किसी जीरो के लेफ्ट में कभी कोई नंबर नहीं आए तो वो जीरो बेकार है। अगर किसी जीरो के लेफ्ट में कोई नंबर ना आए तो वो जीरो बेकार है। मतलब लेफ्ट से मतलब कहीं भी दूर भी। जैसे सपोज आई एम राइटिंग दिस 1.00005, इस जीरो के लेफ्ट में है कोई नंबर, एक आ गया। तो अगर एक मिनट, अगर इसके लेफ्ट में कोई नंबर कहीं दूर भी जाके आ गया ना तो ये जीरो काम का है। ये जीरो भी, ये जीरो भी, ये जीरो भी काम का है। अच्छा मान लो ये लगाऊं तो ये भी काम का है, क्योंकि इसके तो जस्ट बगल में ही कौन है, 5। अच्छा ये दोनों काम के हैं, ये काम के हैं। अब बताओ, ये सब बेकार हो गए, ये दोनों जीरो काम के हैं। तो जब आप कोई मेजरमेंट लेते हैं तो उस मेजरमेंट के कुछ सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। वो सिग्निफिकेंट फिगर्स एक्चुअली वो सारे डिजिट्स होते हैं जो जो उसके लीस्ट काउंट के मल्टीप्लायर में शामिल होते हैं। लीस्ट काउंट के, अब उसमें जीरो अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप अगर बहुत टेक्निक से चलते हो तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कौन सा जीरो काम का है, कौन सा जीरो काम का। तो अगर कोई नंबर के राइट में कोई जीरो आता है तो वो काम का है ना। अच्छा इसको ऐसे ऐसे बोलना चाहिए मुझे कि एक जीरो के लेफ्ट में अगर कहीं दूर पे भी जाके कोई नंबर आया तो वो जीरो काम का है। और अगर उसके लेफ्ट में जाके कभी वन कोई मतलब कोई नंबर आए ही ना तो वो आपका बेकार है। ठीक है, जैसे देखो इस रीडिंग में ये लगा दिया 1, इस जीरो के लेफ्ट में है नहीं, ये जीरो काम का, ये जीरो काम का, ये जीरो काम का, लेकिन ये तीन जीरो काम के, क्योंकि इसके लेफ्ट में जाके कोई नंबर नहीं है। और इन सब के पीछे का बैकग्राउंड क्या होता है कि जब भी आप सिग्निफिकेंट फिगर्स निकालें तो आपको ध्यान रखना होता है कि जीरो कौन सा काम का है और कौन सा काम का नहीं है। ये तो आसान भाषा हुई। अब एज अ लॉजिक वो सारे फिगर्स सिग्निफिकेंट होते हैं जिनका जो आपके लीस्ट काउंट के इंटीग्रल मल्टीप्लायर में आते हैं। अब इसका रूल ये है कि ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। अब दिक्कत यही फंसती है कि जीरो को काउंट करें कि ना करें। तो अगर एक जीरो के लेफ्ट में जाके कोई नंबर कहीं भी मिल जाए तो वो जीरो काम का है, यानी सिग्निफिकेंट है। और अगर एक जीरो के लेफ्ट में कभी कोई नंबर आए ही ना तो वो जीरो फिर आपका काम का नहीं है। तो सम ऑफ ऑल दी कंफर्म डिजिट एंड डाउटफुल, डाउटफुल का भी मतलब है, आप ऐसा नहीं कि डाउटफुल को हटा दो। अभी समझ गए ना आप, किसी पीछे वाले जीरो वीरो लास्ट डिजिट आप हटा नहीं सकते हो इस तरह से, चाहे वो डाउटफुल क्यों ना हो, लेकिन उसका भी मतलब है। तो ऑल द कंफर्म डिजिट्स एंड द डाउटफुल डिजिट इज सिग्निफिकेंट फिगर्स, यस और नो। और ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, बट द जीरो विल बी सिग्निफिकेंट और नॉट। तो अगर जीरो के लेफ्ट में कोई नंबर है कहीं भी जाके तो वो सिग्निफिकेंट है, और अगर जीरो के लेफ्ट में कोई नंबर कभी मिले ही ना तो फिर हम कहेंगे कि वो जीरो सिग्निफिकेंट। अब मैंने आपको इसके बैकग्राउंड की बात बताई है कि कौन काम का है कौन काम का नहीं है। सीधा लीस्ट काउंट में किसको मल्टीप्लाई कर दो, तो लीस्ट काउंट का जो मल्टीप्लायर होगा इंटीग्रल, उसमें जो भी नंबर छिपे होंगे वो सब काम के होंगे, वो सब सिग्निफिकेंट है। बात समझ में आया? तो सिग्निफिकेंट फिगर्स आप समझ गए। उसकी इंपॉर्टेंस हमारे इंजीनियरिंग लाइन में क्यों है सबसे ज्यादा, क्योंकि हमें प्रिसाइज होना पड़ता है कितनी एरर चाहिए
उतनी एरर हमें मालूम होनी चाहिए। अदरवाइज अगर आप प्रिसाइज नहीं होंगे तो आप समझ सकते हो, अगर हम ज्वेलरी शॉप में जाते हैं तो उनके लिए 0.01 ग्राम मायने रखता है, लेकिन आप शुगर खरीदने जाते हो तो उसके लिए 0.01 ग्राम कोई मायने। तो जहां पर जितनी इंपॉर्टेंस होगी उतना ही हमें उस मेजरमेंट को प्रिसाइज करना पड़ेगा। एक मेजरमेंट कभी भी एक्यूरेट नहीं हो सकता, इट विल बी मोर एंड मोर प्रिसाइज। जितना ज्यादा से ज्यादा आप उसको क्या कर सकते हैं, प्रिसाइज कर सकते हैं। समझ में आई बात? तो नीचे पहले एक पहला पॉइंट लिखे, लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट आज सिर्फ समझने की चीजें है ना, लिखने में तो क्या है, ये पूरा चैप्टर दिमाग में लिखा जाएगा। जिसके दिमाग में लिख गया ना वो कर लेगा क्वेश्चन, और जिसको लगता है कॉपी पेन से चले तो समझ में नहीं आएगी आधी बातें। तो लिखे यहां पे लीस्ट काउंट। देखो लीस्ट काउंट की स्पेलिंग जानते हो? लीस्ट काउंट जिसको मैं शॉर्ट में क्या लिखूंगा, एलसी। तो लिखे द मिनिमम मेजरमेंट, the minimum measurement which can be, the minimum measurement which can be precisely, प्रिसाइज शब्द यूज किया मैंने, ध्यान रखना, which can be precisely measured by an instrument, measured by an instrument is called least count of the apparatus, is called least count of the apparatus. Yes or no? लीस्ट काउंट ऑफ द एपरेटस। ठीक है, तो प्रिसाइजली बोला है, ध्यान रखना। कई बार बच्चे बोलते हैं सर एक्यूरेटली मेजर कर देगा, एक्यूरेट नहीं है वो कभी भी। कोई रीडिंग कभी एक्यूरेट तो हो ही नहीं सकती, वो प्रिसाइज हो सकती है। तो नीचे अगला स्टेटमेंट लिखे, लिखो एन इंस्ट्रूमेंट, एन इंस्ट्रूमेंट with a lesser least count, an instrument with a lesser least count will be more precise instrument। क्या कहते हो? yes, sir. will be more precise। याद रखना प्रिसाइज जो है, प्रिसाइज जो हम शब्द यूज कर रहे हैं, मोर प्रिसाइज, ये रिलेटिव है, कोई अपने आप में प्रिसाइज नहीं होता। जब आप दूसरे से कंपेयर करेंगे, एक रीडिंग को दूसरे रीडिंग से कंपेयर करेंगे, तो वो आपको क्या बताएगा, प्रिसीजन। समझ में आया कि नहीं? तो वैसे तो मैंने आपको आज सिखा दिया है कि सिग्निफिकेंट फिगर कौन से होते हैं, वो भी आप निकालना सीख गए हो। समझ में आई बात? एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कभी जब हम किसी को डेटा ट्रांसफर करें तो ये आपको हमेशा याद रखना है फिजिक्स में कि भाई आपका डेटा डिस्टर्ब नहीं हो। डेटा डिस्टर्ब नहीं होने का मतलब आपके सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होने चाहिए। तो नेक्स्ट क्लास में जो सिग्निफिकेंट का रूल है वो तो आप समझ ही गए, ऑल द नॉन जीरो आर सिग्निफिकेंट, जीरो विल बी सिग्निफिकेंट और नॉट। जीरो के लेफ्ट में कोई नंबर आता है तो सिग्निफिकेंट है, जीरो के लेफ्ट में नंबर कभी आया ही नहीं तो फिर वो जीरो काम का नहीं है। ऑल द कंफर्म डिजिट्स अलोंग विद द डाउटफुल डिजिट इज सिग्निफिकेंट। अब मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा, कभी आप यूनिट कन्वर्जन करते हैं किसी डेटा का, जैसे सेंटीमीटर में है, अब आप मुझे भेज रहे हो कि एमएम में लिख के, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं उसके सिग्निफिकेंट फिगर डिस्टर्ब ना हो जाए। अगर डिस्टर्ब हो गए ना तो इसका मतलब है फिर आपने गड़बड़ी क्या की, उसका लीस्ट काउंट बदल दिया, और लीस्ट काउंट बदलते ही उसमें कितना एटमैक्स एरर हो सकता है उसको भी आपने गड़बड़ कर दिया। तो जब आप यूनिट कन्वर्जन करते हैं तो आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे मान लीजिए मैंने एक सिंपल सी बात करके चला ही जाता हूं, मान लीजिए मैंने आपको दिया 2400.0 सेंटीमीटर, ओके, कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स? नहीं, गलती कर गया आप, 5 है। किसी जीरो के लेफ्ट में कोई नंबर है तो वो सिग्निफिकेंट है, 1 2 3 4 5, कितने सिग्निफिकेंट है? तीनों जीरो
काम के हैं। अब मान लीजिए आपने पता है मुझे डेटा क्या भेजा, 2.4 इंटू 10 पावर 3 सेंटीमीटर। अब पता है इसमें क्या रूल है कि जब भी आप 10 की पावर कुछ यूज करते हैं तो वो चीज आपका सिग्निफिकेंट फिगर से फ्री रहता है। सिग्निफिकेंट फिगर इसके मल्टीप्लायर में देखा जाता है। किसमें देखा जाता है? और इस मल्टीप्लायर के कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 2। तो इस मल्टीप्लायर के सिग्निफिकेंट फिगर कितने? पता है जब आप मुझे ये रीडिंग भेजोगे तो मैं कहूंगा लीस्ट काउंट है 1.1 सेंटीमीटर। और जब आप मुझे ये रीडिंग भेजोगे तो पता है मैं क्या कहूंगा, इसका ये 2 ही डिजिट दिए ना आपने मुझे, तो मैं कहूंगा ये आखिरी वाला डिजिट 0.1 इंटू 10 पावर 3 सेंटीमीटर। ये लो गड़बड़ हो गया। तो एक रूल क्या है कि 10 पावर 3 को फ्री रखा जाता है किससे? सिग्निफिकेंट। तो उसका जो मल्टीप्लायर है वो सिग्निफिकेंट फिगर ढंग से बताए। आपने क्या किया, 2.4 इंटू 10 पावर 3 लिख दिया, इसका लीस्ट काउंट बन गया 0.1 इंटू 10 पावर 3। गलत हो गया। ये तो कह रहा है 100 सेंटीमीटर का लीस्ट काउंट है, बोलो। लेकिन पहले कितना था? 0.1। तो पता क्या होगा, मैं कहूंगा अच्छा आपने 10 पावर लगाया ना, चलो सेंटीमीटर में ही आपने 10 पावर लगा दिया, तो मैं आपसे डिमांड करूंगा 2.400 इंटू 10 पावर 3 सेंटीमीटर। मान लीजिए आप मुझे इसको सेंटीमीटर को मीटर में बदल के देना चाहते हो, आप मुझे दे रहे हैं 2.00 इंटू 10 पावर 1 मीटर, मैं एक्सेप्ट कर लूंगा आपसे। ये जो मल्टीप्लायर है इसके आपने सिग्निफिकेंट फिगर डिस्टर्ब, अभी भी देखो 4 थे यहाँ पे, है ना, अभी भी डिस्टर्ब है, अभी भी गलत है। 5 थे इसके, कितने थे? अभी भी गलत है। अब सही होगा, अब मैं एक्सेप्ट करूंगा आपसे। तो कभी भी यूनिट्स चेंज हो तो 10 पावर को अलग रखना है, और जो सामने की डिजिट है उसके सिग्निफिकेंट फिगर डिस्टर्ब हो गए तो आपका लिस्ट काउंट डिस्टर्ब। तो अगर आप किलोमीटर को मीटर सेंटीमीटर कुछ भी चेंज कर रहे हैं तो 10 पावर में जो भी चीज हो उसके अलावा जो चीज हो उसमें सिग्निफिकेंट फिगर का ध्यान रखना है। वरना देख रहे हो आप, मैंने यहाँ ऐसे लिख दिया था इसको, ये लिखा, ये लिखा, ये सभी गलत है। ये 0.1 इंटू 10 पावर 3 का लिस्ट काउंट बता रहा है, ये क्या बता रहा है? 0.001 इंटू 10 पावर 3, वो भी गलत है। जबकि है कितना? 0.1 का ही है सिर्फ। समझ रहे हो? तो हम लोग 10 की पावर को अलग करके जो मल्टीप्लायर होता है उसमें सिग्निफिकेंट फिगर सेम रखना चाहते हैं। ये मैं लिखवा दूंगा नेक्स्ट क्लास में। ओके, तो नेक्स्ट क्लास आपका मॉडर्न का होमवर्क रहेगा। थैंक यू फॉर टुडे। समझ में आया कि नहीं?